हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। नीट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, साथ में एक हाईलाइटर रख लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट कर सके और नीट पर्पस के टाइम पे, नीट एग्जाम के टाइम पर आप उसको आसानी से याद कर सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, इसमें हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ अ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये टॉपिक हमने पढ़ने हैं बच्चों सेल में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेल, When you look around, you see both living and non-living things. जैसे कि आप आसपास देखते हैं, आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों दिखाई देती हैं, लेकिन उनको लिविंग या नॉन लिविंग क्या चीज बनाती है, किस वजह से वो लिविंग है या किस वजह से वो नॉन लिविंग है, तो वो चीज है बच्चों सेल। सेल की वजह से ही कोई भी चीज लिविंग होती है। ठीक है, ये पैराग्राफ आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल। सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सेल से मिलकर के बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, जो सिंगल सेल से मिलकर के बनते हैं, केवल एक सेल से मिलकर के बनते हैं, उनको हम कहते हैं बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारी सेल से मिलकर के बने हैं तो उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होती है? सेल की डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर दी हुई है हमें। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल जो है बच्चों सभी ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी कि जो भी स्ट्रक्चरल काम है, फंक्शनल काम है, वो सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, यहाँ हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ बताया गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किस किस चीज में कैपेबल है? फर्स्ट ऑप्शन दिया, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि वो अकेले ही सरवाइव कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सेकंड क्या दिया हुआ है? परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि सारे जो एसेंशियल फंक्शन है लाइफ के, जीवन के जो एसेंशियल फंक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स को वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ सेल्स कुछ काम करते हैं, कुछ सेल कुछ काम करते हैं। ठीक है, वर्क डिवाइड हो जाता है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल को सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अंडरलाइन अच्छे से कर लीजिएगा। एंटन वॉन लीवनहुक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था और यहाँ हमें नाम दिया गया है एंटन वॉन लीवनहुक। दोनों बातें सही है बच्चों। सबसे पहले जो सेल देखी गई थी वो डेड सेल थी और वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी बच्चों। और यहाँ जो हमारे पास बात की गई है वो हमें बात की गई है लाइव सेल के बारे में। कौन सी सेल के बारे में? लाइव सेल। लाइव सेल सबसे पहले एंटन वॉन लीवनहुक ने देखी थी, और जो सेल, और या उसको आप डेड सेल कह सकते हैं, वो देखी थी हमारे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में जब भी एग्जामिनर पूछे तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो लाइव सेल के बारे में पूछ रहा है या ओनली सेल या डेड सेल के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ठीक है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये साइंटिस्ट, बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी, फर्स्ट सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था न्यूक्लियस, डिस्कवर किया था। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद दिखाया गया है
कि हमने इन्वेंशन की है माइक्रोस्कोप में, हम लाइट माइक्रोस्कोप से सॉरी लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक आ गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम सेल को अच्छे से देख पाते हैं, उसके फंक्शन को समझ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी बच्चों? सेल थ्योरी दी शेल्डियन एंड स्वहम ने, ठीक है। ये दोनों ही अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग अपना काम किया। एक इनमें से बोटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपना काम अलग अलग किया, लेकिन उनका कंक्लूजन आपस में मिल करके निकाला और उसको सेल थ्योरी नाम दिया। कंक्लूजन क्या था उनका बच्चों? कंक्लूजन यही था कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिल करके बनते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक बात यहाँ पर भी हमें बताई कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल्स का यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल्स में नहीं मिलती, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये साइंटिस्ट की एक थ्योरी जो थी सेल थ्योरी, उसका एक ड्रॉबैक निकला। क्या निकला कि ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाई कि सेल्स कहाँ से बनती है, नई सेल्स कहाँ से बनती है। तो इस ड्रॉबैक को जो दूर किया वो किया रुडोल्फ विर्चॉफ ने। ये साइंटिस्ट ने जो नाम टर्म दिया ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ये अंडरलाइन कर लीजिए, नीट में आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। रुडोल्फ विर्चॉफ ने हमें ये टर्म दी थी ओमनियस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही मिल करके बनती है, ठीक है। सेल थ्योरी के पास, सेल थ्योरी में हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जो भी नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल से ही बनती है। ये 2 मेन पॉइंट है सेल थ्योरी के, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करें सॉरी थोड़ा सा रिवाइज करें, कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमें क्या क्या दिया। एंटन वॉन लीवनहुक ने सबसे पहले लाइव सेल को देखा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा जो कि डेड सेल थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। सेल थ्योरी किसने दी? शेल्डियन एंड स्वहम ने, ठीक है। और रुडोल्फ विर्चॉफ ने हमें क्या टर्म दिया? ओमनियस सेलुला ई सेलुला। ये सभी साइंटिस्ट के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनकी डिस्कवरीज याद होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यहाँ हम सेल का एक जस्ट ओवरव्यू लेंगे, इसकी डिटेल हम अच्छे से प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू की आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आप जब स्टूडेंट थे या स्कूल लाइफ में आपने एक्सपेरिमेंट किए थे कि उसके अंदर आपने ओनियन सेल्स देखी थी और चिक सेल्स देखी थी, ठीक है। उसमें आपको क्या दिखाई दिया था? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था ना आपने, तो उसमें क्या क्या चीज़ दिखाई दी थी? ओनियन सेल्स के अंदर हमें सेल वॉल दिखाई दी थी और चिक सेल के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई दी थी, ठीक है, दिखाई दी थी ना बच्चों। और साथ में हमें क्या दिखाई दिया था? इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दी थी, एक डेंस सा काला सा एरिया हमें दिखाई दिया था जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों। उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान है ना आपको। वहाँ जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थी वो मेम्ब्रेन, क्योंकि दोनों ही जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स देखी हमने, ओनियन सेल या आप चिक सेल कह सकते हैं, वो दोनों ही यूकैरियोट्स थे, इसलिए हमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर दिखाई दी, ठीक है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है। सर, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बच्चों? यहाँ ये हमें दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मैंने बिफोर, पहले, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। और यूकैरियोट्स मतलब, यू मतलब ट्रू और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का मतलब हुआ
पहले का न्यूक्लियस, अभी भी नहीं समझ में आया ना? पहले का न्यूक्लियस मतलब उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बच्चों, उस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था ना, RH विटेकर सर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन से थे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, एनिमिलिया एंड प्लांटे, ये 5 किंगडम हमें बताए थे ना। तो उसमें से किंगडम मोनेरा ही जो है वो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, यानी कि उनकी जो सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बाकी जो 4 किंगडम्स हैं प्रोटिस्टा, फंगई, एनिमिलिया एंड प्लांटे, वो सभी यूकैरियोटिक है, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। एक ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, ये हाईलाइट कर लीजिए। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, जो एक क्वेश्चन आ चुका है ये नीट में कि मेन एरिया कौन सा होता है जहां पर सेलुलर एक्टिविटीज होती है, ऑप्शन में साइटोप्लाज्म था। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ही वो एरिया होता है जहां पर सबसे ज्यादा सेलुलर एक्टिविटीज होती है, बोथ प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके अलावा, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे और अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी बॉडीज हुआ, ठीक है, लाइसोसोम्स हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइक्रोबॉडीज हुई, ठीक है, वैक्यूल्स। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, इन सभी को डिटेल में, यहाँ सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं ना, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन ये जो ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं और ये सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सब एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लाइन ये अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन all cells, that is both prokaryotic as well as eukaryotes। ठीक है, ठीक है। जो राइबोसोम्स हैं बच्चों, वो ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और दोनों ही टाइप की सेल्स में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। हमसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बताइए इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में हमें राइबोसोम दिया है तो राइबोसोम को टिक करेंगे। और ऐसा ऑर्गेनेली बताइए, नॉन मेम्ब्रेन ऐसा ऑर्गेनेली बताइए कि जो दोनों ही सेल्स में पाया जाए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल में, तो भी राइबोसोम है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, और एक यहाँ हमें एक बात बताई गई है कि राइबोसोम जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते, साइटोप्लाज्म के अलावा अदर ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, दोनों ही टाइप की सेल्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, और जो ये राइबोसोम है वो ओनली साइटोप्लाज्म में ना प्रेजेंट होकर के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलते हैं। ठीक है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम which helps in the cell division। ये बात भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। एनिमल सेल के अंदर ऐसा कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में, तो उसका आंसर है सेंट्रोसोम। ठीक है, ये सब पॉइंट अच्छे से याद करना, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी बना करके देखिए ताकि नीट एग्जाम में आपको उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, क्वेश्चंस बनने में भी आप बना सकते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन से। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं।
Cells differ greatly in size and shape and activities. ठीक है, सेल की शेप और साइज बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल यहाँ रखिए, ध्यान रखिए इसको, माइक्रोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट सेल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी ये बात है। और क्वेश्चन आ चुका है स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो माइक्रोप्लाज्म यानी कि पीपीएल। ठीक है, याद रखना है, हाईलाइट अच्छे से करना है। सबसे छोटी सेल्स होती हैं जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब हमें यहाँ पर शेप दी हुई है अलग अलग। थोड़ा रेड ब्लड सेल्स हैं जैसे हमारी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, कोलुमुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये हमारी नर्व सेल्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसके अंदर। ठीक है, ये कौन सी है, ट्रैकिड सेल है। ये सब सेल्स अलग अलग दी हुई हैं। ठीक है बच्चों, अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग साइज की हैं। ठीक है, यहाँ इस चीज को भी लाइन कर लीजिए। अभी हमने स्मॉलेस्ट सेल पढ़ी थी, अब हम लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी होती है बच्चों? आइसोलेटेड सिंगल सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी सेल कहते हैं। ठीक है, सिंगल आइसोलेटेड सेल, लार्जेस्ट सेल। ठीक है बच्चों, ये लाइन यहाँ पर याद रखिए। हमने एक लाइन यहाँ पर भी हाईलाइट की हुई है, नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर ये क्या बात, ये बात की है बच्चों, लार्जेस्ट सेल जो होती है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और लंबी सेल्स की बात करते हैं हम लॉन्गेस्ट सेल्स, क्योंकि इनके अंदर नर्व सेल्स के अंदर ब्रांचेस ज्यादा होती हैं। इसलिए एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है वो आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट पूछ रहा है तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, और लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो नर्व सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ रेड ब्लड सेल्स का भी हमें थोड़ा सा साइज दिया हुआ है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद कर लीजिए, कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, आज हम यहाँ तक करेंगे ओवरव्यू, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, टाइम है हमारे पास, अच्छे से करेंगे, जो भी चीज करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आप मोर अपडेट्स के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोच्च क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।